गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 40। मेरा भारत लौटना। कृतज्ञता पूर्वक मैं भारत की पुण्य वायु ग्रहण कर रहा था। हमारा जहाज राजपूताना 22 अगस्त 1935 को बंबई के विशाल बंदरगाह पर आ लगा। जहाज से उतरने के बाद पहले दिन ही इस बात का संकेत मिल गया कि 1 वर्ष का अगला समय मुझे किस प्रकार अविरत कार्य में जुटे रहकर व्यतीत करना पड़ेगा। मित्र सुहृद अभिनंदन के लिए हार माला लिए बंदरगाह पर एकत्र थे। ताजमहल होटल पहुंचने के शीघ्र बाद ही मेरे कक्ष में प्रेस संवाददाताओं और फोटोग्राफरों का तांता लग गया। बंबई शहर मेरे लिए नया ही था। मैंने बंबई को अनेक पश्चिमी साज सज्जा के साथ एकदम आधुनिक पाया। विस्तृत सड़कों के किनारे किनारे पंक्तिबद्ध ताड़ वृक्ष शोभायमान थे। भव्य सरकारी भवन प्राचीन मंदिरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। फिर भी दृश्यावलोकन के लिए हम बहुत कम समय दे पाए। मैं अपने पूज्य गुरुदेव तथा अन्य आत्मीय जनों से मिलने के लिए एकदम अधीर था। फोर्ड गाड़ी को मालगाड़ी से चालान कर हमारी मंडली तुरंत ही पूर्व जाने वाली ट्रेन पर सवार होकर कलकत्ता के लिए विदा हो गई। जब हम हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे तब वहां हमारा अभिनंदन करने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ एकत्र थी, जिस कारण कुछ समय तक हम लोग ट्रेन से उतर भी नहीं सके। कासिम बाजार के युवा महाराज और मेरे भाई विष्णु स्वागत समिति के प्रधान थे। स्वागत की स्नेह सिक्तता और विशालता ने मेरे हृदय को आलोड़ित कर दिया। आगे आगे कारों और मोटरसाइकिलों की एक कतार तथा आनंद से भरपूर ढोलकों व शंखों की ध्वनि के मध्य कुमारी ब्लेच, श्री राइट और मैं सिर से पैर तक पुष्पमालाओं से लदे गाड़ी में सवार धीरे धीरे मेरे पिताजी के घर को जा रहे थे। मेरे वृद्ध पिताजी ने मुझे इस प्रकार प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया मानो मैं मरकर लौटा हूं। काफी समय तक हम आनंद से निर्वाक होकर एक दूसरे को अपलक दृष्टि से देखते रहे। भाई और बहनें, चाचा और चाचियां, चचेरे भाई बहन, छात्र और पुराने मित्रगण, ये सभी मुझे घेरे खड़े थे। इनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसके नेत्र गीले न हों। यद्यपि स्नेह सिक्त पुनर्मिलन का वह भव्य प्रसंग आज अतीत काल की घटना मात्र बनकर रह गया है, तथापि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। वह मेरे स्मृति पट पर यथावत अंकित है और श्री युक्तेश्वर जी के साथ मेरे साक्षात्कार का वर्णन करने में मेरी वाणी एकदम असमर्थ है। इस संबंध में मेरे सचिव के निम्नांकित शब्द ही पर्याप्त होंगे। श्री राइट ने अपनी यात्रा दैनंदिनी में लिखा, असीम उत्कंठा और आशा से पूर्ण हृदय से आज मैं योगानंद जी को लेकर मोटर से श्री रामपुर पहुंचा। रास्ते में दोनों ओर विविध प्रकार की दुकानों की पंक्तियां खड़ी थीं। उन्हीं में योगानंद जी का वह प्रिय भोजनालय भी था जहां वे कॉलेज जीवन में प्रायः भोजन किया करते थे। अंत में हम लोग एक संकरी गली में घुसे जिसके दोनों ओर दीवारें खड़ी थीं। हठात बाईं ओर मुड़ते ही सामने 2 तल्ले का एक सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा जिसका छज्जा आगे की ओर निकला हुआ था। वहां पूर्ण शांति एवं निर्जनता थी। गंभीर भक्ति भाव के साथ मैंने योगानंद जी के पीछे पीछे दीवारों से घिरे आश्रम के अहाते में प्रवेश किया। असंख्य
सत्यान्वेषियों के पदाघातों से घिसी सीमेंट की पुरानी सीढ़ियों से हम लोग धड़कते हृदय के साथ ऊपर चले। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, वैसे वैसे हमारी उत्सुकता बढ़ती गई। अंतिम सीढ़ी के ठीक ऊपर हमारे सामने ऋषि तुल्य गुरुवर्य स्वामी श्री युक्तेश्वर जी गिरि जी खड़े थे। उनके पुण्य सानिध्य में उपस्थित होने के अपरिसीम सौभाग्य से मेरा हृदय उल्लास से भर उठा। योगानंद जी ने नत जानू और अवनत मस्तक होकर गुरु के चरणों में अपने हृदय की कृतज्ञता निवेदित की और गुरु की वंदना करते हुए भक्ति भाव से हाथों से उनके चरणों का स्पर्श कर चरण रज अपने माथे से लगाई। यह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू झरने लगे। तत्पश्चात उनके उठते ही श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें दोनों ओर से गले लगाया। प्रारंभ में किसी के मुंह से शब्द नहीं निकले, किंतु मन के गंभीर भाव अंतर की मौन वाणी से प्रकट होते रहे। आत्मा के पुनर्मिलन की स्निग्धता से दोनों के नेत्र दीप्त हो रहे थे। शांत बरामदे में एक स्नेह स्निग्ध स्पंदन उमड़ पड़ा और मानो इस क्षण को और गरिमा प्रदान करने के लिए सूर्य भी बादलों में से बाहर झांकने लगा। परम गुरु के सामने नत जानू होकर मैंने भी अपनी नीरव भक्ति और कृतज्ञता व्यक्त की। उनके दीर्घ तपश्चर्या से कर्कश चरणों का मैंने स्पर्श किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात मैं उठ खड़ा हुआ। उनके सुंदर गंभीर नेत्र अंतर ज्योति से उद्भासित हो रहे थे और उनमें से आनंद की किरणें फूटी पड़ रही थीं। तदुपरांत हम लोगों ने बैठक खाने में प्रवेश किया, जो एक ओर से पूरा का पूरा उस छज्जे में खुलता था जिसे हम लोगों ने सर्वप्रथम रास्ते में देखा था। गुरुदेव ने सीमेंट की फर्श पर बिछी गद्दी पर एक पुराने दीवान का सा सहारा लिए बैठ गए। चटाई पर आराम से सहारा लेकर बैठने के लिए गहरे रंग के तकिए रखे थे। स्वामी द्वय बंगला भाषा में बातचीत करने लगे, जिसे समझने की मैं प्राणपण से चेष्टा कर रहा था। अपने मनमोहक हास्य और आनंदोज्वल नेत्रों से स्वामी जी महाराज की संत प्रकृति का मुझे सरलता से परिचय मिल गया। उनके गंभीर किंबा प्रफुल्ल वार्तालाप के मध्य मैंने शीघ्र ही एक गुण देख लिया कि उनके प्रत्येक वाक्य में दृढ़ निश्चय और अधिकार की ध्वनि थी, जो ज्ञानी पुरुषों का लक्षण है, जो यह जानते हैं कि वे जानते हैं क्योंकि वे ईश्वर को जान गए हैं। उनकी गंभीर प्रज्ञा, ध्येय निष्ठा और निश्चयात्मिका बुद्धि हर प्रकार से व्यक्त होती रहती है। समय समय पर मैं भक्ति भाव से उनको परखता रहा। मैंने देखा कि उनका शरीर विशाल और सुगठित है, जो सन्यास की तपश्चर्या से कष्ट सहिष्णु बन गया है। उनकी देह भंगिमा भव्य है। उनके देवतुल्य शरीर में स्वर्ग की ओर निहारते क्रमोच्च ललाट की शोभा देखते ही बनती है। उनकी नाक लंबी और स्थूल है, जिसे वे कभी कभी विनोद के क्षण में छोटे बालक की भांति अंगुलियों में पकड़कर हिलाते डुलाते हुए मनोरंजन किया करते हैं। उनके धन कृष्ण तेजस्वी और गंभीर नेत्रों में आकाश की नीली आभा चमकती रहती है। बीच में से विभक्त उनके लंबे केश ललाट के निकट श्वेत, अन्यत स्वर्णाभ और अंत में घूसर रंग के हैं। उनके सिरे कंधे के ऊपर कुंचित हो गए हैं। उनकी दाढ़ी मूछें छोटी हैं, कहीं घनी कहीं विरल, जो उनके स्वभाव की भांति गंभीर भी है और शिशु चंचल भी। उनसे उनके चेहरे की भव्यता बढ़ गई है। उनका उल्लास भरा अट्टहास
अंतःतल की गहराई से प्रस्फुटित होता है, जिससे उनका सारा शरीर हिलने लगता है। मुख और शरीर के गठन से उनकी शक्तिमत्ता का परिचय मिल जाता है। उनके हाथ भी गठे हुए और मांसल है। मैं गौर वर्ण ढंग से सीधे तन कर चलते हैं। वे सामान्य धोती और कमीज धारण किए हुए थे, जो कभी गेरुआ रंग में रंगे थे, पर अब फीके होकर हल्के नारंगी रंग के दिखाई पड़ रहे थे। कमरे में चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर मैंने समझ लिया कि भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति उनकी आसक्ति ही उसकी जर्जर अवस्था का कारण है। लंबे कमरे की श्वेत दीवारें हवा पानी के प्रभाव से विवर्ण हो गई हैं और उनमें जहां तहां पलस्तर के फीके नीले रंग की धारियां दिखाई देने लगी हैं। कमरे में एक तरफ सरल भक्ति भाव से अर्पित पुष्पहार से विभूषित लाहिड़ी महाशय का चित्र टंगा हुआ है। वहां योगानंद जी का भी एक पुराना चित्र टंगा हुआ है। यह चित्र उस समय का है जब वे सर्वप्रथम बोस्टन पहुंचे थे। चित्र में श्री योगानंद जी धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधियों के साथ खड़े हैं। मैंने वहां प्राचीनता और अर्वाचीनता का एक अद्भुत समन्वय देखा। वहां शीशे का एक विशाल फानूस लटका हुआ है, पर बहुत दिनों से उसका प्रयोग न होने के कारण वह मकड़ी के जाले से एकदम ढक सा गया है। साथ ही दीवार पर एक चमकदार और एक अद्यतन कैलेंडर भी टंगा हुआ है। संपूर्ण कमरे में से शांति और सुख का एक स्निग्ध सौरभ फूटा पड़ रहा है। बरामदे के बाहर मौन प्रहरी की तरह नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े हैं। यह एक मनोरंजक बात दिखाई देती है कि जब किसी को दुलाना होता है तब परम गुरु केवल हल्की ताली बजा देते हैं और ताली बजते ही आज्ञा पालन के लिए कोई अल्पवयस्क शिष्य पहुंच जाता है। प्रसंगवश ही यह भी बता दूं कि इन शिष्यों में से एक की ओर मैं खूब आकृष्ट हुआ। वह एक दुबला पतला बालक है। उसका नाम है प्रफुल्ल। उसके काले काले केश कंधे तक झूलते रहते हैं। उसकी तीक्ष्ण आंखें और स्वर्गिक हंसी अत्यंत मनोहारी है। हंसते समय उसकी आंखें चमकने लगती हैं और मुख के कोने जरा ऊपर की ओर उठ जाते हैं, मानो गोधूली के समय तारे चमक रहे हों और दूज का चांद उदय हुआ हो। अपने शिष्य के लौट आने पर स्पष्ट ही श्री युक्तेश्वर जी को अपार हर्ष था। फिर भी परम गुरु ज्ञान प्रधान प्रकृति के कारण अपनी आंतरिक भावनाओं का बाह्य प्रदर्शन नहीं करते। गुरु दर्शन के लिए जाने पर भक्ति अर्घ के रूप में कुछ लेकर जाने की परंपरा के अनुसार योगानंद जी ने भी परम गुरु को कुछ उपहार दिए। बाद में हम लोगों ने सादा किंतु स्वादिष्ट भोजन किया। सभी व्यंजन शाक सब्जियों और चावल से तैयार किए गए थे। मुझे अनेक भारतीय रीतों का पालन करते देखकर श्री युक्तेश्वर जी प्रसन्न हुए। कई घंटे तक बंगला भाषा में वार्तालाप, स्निग्ध और हार्दिक हास्य एवं उत्फुल्ल सृष्टि विनय के पश्चात उनके चरणों में प्रणाम कर हम लोगों ने विदा ली और उस पुण्य दर्शन की चिरस्थायी स्मृति लिए कलकत्ता लौट आए। यद्यपि मैं परम गुरु के बाहरी व्यक्तित्व का ही मुख्य रूप से वर्णन कर रहा हूँ, तथापि मैं उनके आध्यात्मिक गौरव के प्रति सर्वदा जागरूक रहा हूँ। मैंने उनकी अपूर्व शक्ति का अनुभव किया है और उस भावना को भी मैं दिव्य आशीर्वाद के रूप में सदा संजो कर रखूंगा। अमेरिका, यूरोप और फलस्तीन से श्री युक्तेश्वर जी के लिए मैं अनेक उपहार लाया था। बिना किसी मंतव्य के उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें स्वीकार किया। मैंने स्वयं अपने उपयोग के लिए जर्मनी में एक छातायुक्त छड़ी खरीदी थी। भारत आने के बाद मैंने उसे परम गुरु को अर्पित करने का निर्णय किया।
सचमुच मुझे यह भेंट बहुत पसंद है। यह कहते हुए परम गुरु ने स्नेह के साथ मेरी ओर देखा। जितने भी उपहार थे, उन सब में से उस छड़ी को वे सभी दर्शकों को दिखाया करते थे। यह देखकर कि श्री युक्तेश्वर जी का व्याघ्र चर्म एक फटे कालीन पर बिछा हुआ है, मैंने उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव, यदि बैठक खाने के लिए एक नया कालीन खरीद लाने की मुझे अनुमति दे तो बड़ी कृपा हो। गुरुदेव ने निरपेक्ष स्वर में उत्तर दिया, यदि तुम्हारी इच्छा है तो खरीद लाओ, पर देखो तो सही कि मेरा व्याघ्र चर्म कितना अच्छा और स्वच्छ है। अपने छोटे से राज्य का मैं सम्राट हूँ। इसके बाहर विशाल जगत पड़ा हुआ है, जिसमें लोग बाहरी वस्तुओं में ही रुचि लेते हैं। उनके मुख से इन शब्दों को सुनते ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो पीछे के दिन लौट आए हैं और मैं पुनः युवा शिष्य बन गया हूँ तथा उनके दैनंदिन शासन की अग्नि में शुद्ध होता जा रहा हूँ। श्री रामपुर और कलकत्ता से अवकाश मिलते ही मैं श्री राइट के साथ रांची के लिए रवाना हो गया। कितना भव्य स्वागत हुआ वहां, एकदम हृदय स्पर्शी। मैंने अपने 15 वर्षों की अनुपस्थिति में विद्यालय की ध्वजा को फहराती हुई रखने वाली निस्वार्थी शिक्षकों को हृदय से लगा लिया। उस समय मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही थी। आश्रमवासी और दिवाकालिक छात्रों की आनंदोज्वल हंसी और दमकते मुखड़े इस बात के प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रमाण थे कि उन्हें सावधानी के साथ विद्यालयी और योग शिक्षा प्रदान की जाती रही। परंतु अफसोस, इतने पर भी रांची विद्यालय को भीषण अर्थ संकट का सामना करना पड़ रहा था। पुराने महाराजा सर मणिचंद्र नंदी, जिनका कासिम बाजार राजमहल प्रधान विद्यालय भवन में परिणत कर दिया गया था और जिन्होंने कई बार विपुल दान दिया था, अब स्वर्ग सिधार चुके थे। पर्याप्त जन सहयोग न प्राप्त होने के कारण विद्यालय के अनेक जनहितैषी कार्यकलाप संकट में थे। पर मैंने अमेरिका में इतने वर्ष यूं ही नहीं व्यतीत कर दिए थे। मैंने वहां रहकर वहां का कुछ व्यावहारिक ज्ञान भी अर्जित किया था। विशेषकर बाधाओं का अदम्य साहस के साथ सामना करने के अमेरिकनों के गुणों को कुछ हद तक मैंने भी हृदयंगम किया था। अतः नाना जटिल समस्याओं से जूझते हुए मैं 1 सप्ताह तक रांची में रुका रहा। उसके बाद कलकत्ता में प्रमुख नेताओं और शिक्षाविदों से मेरी भेंट मुलाकात का क्रम चालू हो गया। कासिम बाजार के युवा महाराज से मेरी लंबी वार्ता हुई और पिताजी ने भी मैंने आर्थिक सहायता के लिए निवेदन किया। यह लो, रांची विद्यालय की जर्जर दशा अब पुनः सुदृढ़ होने लगी। मेरे अमेरिकी शिष्यों से भी ठीक समय पर काफी दान प्राप्त हुआ। मैं इस बात से आनंदित हुआ कि मेरे भारत लौटने के बाद कुछ महीनों के अंदर ही रांची विद्यालय की कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन भी हो गई। इस प्रकार चिरस्थायी निधि युक्त योग शिक्षा केंद्र का मेरा जीवन स्वप्न साकार हो गया। 1970 में केवल 7 विद्यार्थियों को लेकर मैंने जो इस विद्यालय का शुभारंभ किया, उसके पीछे मेरे मन में यही महत्वाकांक्षा काम कर रही थी। विद्यालय का नाम है योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय। उसके खुले प्रांगण में माध्यमिक एवं हाई स्कूल के वर्ग चलते हैं। आवासीय और दिवाकालिक दोनों प्रकार के छात्रों को किसी न किसी प्रकार के धंधों की भी शिक्षा दी जाती है। स्वपरिचालित समितियों के माध्यम से अपने अनेक कार्यकलापों का छात्रगण स्वयं ही नियमन करते हैं। अपने शिक्षक जीवन के प्रारंभ में ही मैंने यह देख लिया था कि जो छात्र शिक्षकों को चकमा देने के आनंद पाते हैं, वे भी अपने साथी छात्रों द्वारा निर्धारित अनुशासनिक नियमों का खुशी खुशी पालन करते हैं। स्वयं मैं भी तो कभी आदर्श छात्र नहीं रहा, अतः उनकी बालोचित चेष्टाओं
और समस्याओं के प्रति मेरे हृदय में सदा सहानुभूति रही है। वहाँ छात्रों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता है। हॉकी और फुटबॉल से खेल के मैदान गूंजते रहते हैं। प्रतियोगिताओं में रांची विद्यालय के छात्र प्रायः ही कप जीत लिया करते हैं। छात्रों को इच्छा शक्ति के बल से मांसपेशियों में शक्ति संचार करने और मानसिक शक्ति बल से शरीर के किसी भी भाग में प्राण शक्ति का संचार करने की योगदा प्रणाली सिखाई जाती है। उन्हें आसन, तलवार और लाठी खेल तथा युयुत्सु की शिक्षा भी दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा में शिक्षित रांची के छात्रों ने बाढ़ या अकाल आदि संकट काल में अपने प्रांत की प्रशंसनीय सेवा की है। छात्रों को बागबानी भी सिखाई जाती है और वे वहां अपने लिए अनेक प्रकार की शाक सब्जियां पैदा कर लेते हैं। वे कपड़े के लिए चरखे पर सूत भी काटते हैं। प्रांत की आदिम जातियों कोल, संथाल और मुंडा आदि को हिंदी में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। बालिकाओं के लिए आसपास के गांव में कक्षाएं लगाई जाती हैं। रांची विद्यालय की एक अपूर्व विशिष्टता है क्रिया योग की दीक्षा। बालक नित्य आध्यात्मिक साधना और गीता पाठ करते हैं। उन्हें उपदेश एवं प्रत्यक्ष दृष्टांत द्वारा सादगी, आत्मत्याग, आत्मसम्मान और सत्यानुशीलन की शिक्षा दी जाती है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि जिससे दुख मिले वह अनिष्ट है और जिससे सच्चा सुख प्राप्त हो वह इष्ट है। अनिष्ट विष मिश्रित शहद के समान है जो लुभावना होते हुए भी प्राणहारी है। एकाग्रता की प्रक्रिया द्वारा शरीर और मन की चंचलता के शमन में आश्चर्यजनक परिणाम हुआ है। रांची विद्यालय में 9 या 10 वर्ष के किसी छोटे बालक का स्थिर आसन पर 1 घंटा या उससे भी अधिक समय तक भ्रुकुटियों के मध्य दृष्टि स्थिर किए हुए बैठे दिखाई देना सामान्य बात है। बगीचे में एक शिव मंदिर है जिसमें पूज्य परम गुरु लाहिड़ी महाशय जी की प्रतिमा भी प्रतिष्ठित है। आम्र कुंज की छाया में दैनिक प्रार्थनाएं होती हैं और धर्म छात्राओं की कक्षाएं लगती हैं। योगदा सत्संग सेवाश्रम में भारत के सहस्र सहस्र अकिंचनों का निःशुल्क शल्योपचार किया जाता है और उन्हें औषधियां दी जाती हैं। रांची समुद्र की सतह से 2000 फुट की ऊंचाई पर बसा है। वहां का जलवायु सम शीतोष्ण है। स्नान योग पुष्करणी की बगल में लगभग 70 बीघे जमीन में एक बाग है जिसकी गिनती भारत के सुंदरतम बागों में की जाती है, जिसमें आम, खजूर, अमरूद, लीची और कटहल आदि फलों के 500 वृक्ष हैं। अतिथियों की सुविधा के लिए एक अतिथि गृह भी है। रांची पुस्तकालय में असंख्य पत्रिकाएं और अंग्रेजी तथा बंगला भाषा की 1000 पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें प्रायः पूर्व और पश्चिम के लोगों से उपहार स्वरूप मिली है। विश्व भर के धर्मशास्त्रों का भी संग्रह विद्यमान है। एक सुवर्गीकृत संग्रहालय भी है जिसमें बहुमूल्य पत्थर और पुरातत्व एवं नृतत्व संबंधी वस्तुएं रखी गई हैं। ईश्वर सृष्ट इस विशाल धरती के विभिन्न देशों प्रदेशों से मेरे भ्रमण के मध्य संग्रहित अनेकानेक वस्तुएं भी यहाँ रखी गई हैं। कई स्थानों पर आवास व्यवस्था युक्त और रांची के समान ही योग शिक्षा संयुक्त शाखा हाई स्कूल खुल गए हैं और उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं। बालकों के लिए लक्ष्मणपुर में योगदा सत्संग विद्यापीठ की और मेदिनीपुर जिले में एजमाली चक्र में योगदा सत्संग उच्च विद्यालय और आश्रम की स्थापना की गई है। 1938 में दक्षिणेश्वर में गंगा तट पर विशाल योगदा मठ की स्थापना हुई। कलकत्ता से कुछ मील उत्तर में स्थित यह आश्रम शहरवासियों के लिए एक रमणीय शांति स्थान है। यहाँ पाश्चात्य देशों के अतिथियों के लिए
विशेषकर उन अतिथियों के लिए जिन्होंने आध्यात्मिक साधना के लिए जीवन अर्पित कर दिया है, आवास की उपयुक्त व्यवस्था है। योगदा सत्संग सोसाइटी उसके सारे विद्यालयों तथा भारत के विभिन्न स्थानों में स्थित उसके केंद्रों तथा आश्रमों का प्रधान कार्यालय दक्षिणेश्वर मठ है। योगदा सत्संग सोसाइटी कानूनी दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय प्रधान कार्यालय सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF के साथ संबद्ध है, जो लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। योगदा सत्संग सोसाइटी के क्रियाकलापों में अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका योगदा मैगजीन के प्रकाशन तथा YSSRF के शिक्षा पत्रों को भारत के विभिन्न स्थानों के विद्यार्थियों के पास पाक्षिक रूप से डाक द्वारा भेजने का कार्य सम्मिलित है। इन शिक्षा पत्रों में पवित्र क्रिया योग की प्रविधियों का सविवरण निर्देश रहता है। योगदा सत्संग सोसाइटी की शैक्षणिक, धार्मिक और जनहितैषी गतिविधियों के लिए भारी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की निष्ठापूर्ण सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ मैं उन शिक्षकों और कर्मचारियों के नाम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी सूची बन जाएगी, किंतु मेरे अंतःकरण में उनमें से प्रत्येक के लिए स्नेहपूर्ण स्थान है। श्री राइट ने रांची के अनेक बालकों के साथ मित्रता स्थापित कर ली है। सादी धोती पहनकर वे कुछ समय उनके बीच रहे थे। बम्बई, रांची, कलकत्ता, श्रीरामपुर आदि जहाँ जहाँ वे मेरे सचिव के रूप में गए, वहाँ वहाँ का वर्णन वे अपनी यात्रा दैनंदिनी में लिख लिया करते थे। उनकी वर्णन शैली बेजोड़ थी। एक दिन संध्या समय मैंने उनसे एक प्रश्न किया, डिक, भारत के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? शांति, उन्होंने विचार करने के बाद उत्तर दिया। जातीय वातावरण है शांति। इति परिच्छेद 40 समाप्त।